दादी और प्रिया दोनों नीचे आए तो कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी प्रिया की मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी ओर देखा तो वो दादी के साथ कुछ बातें करते हुए आ रही थी। कबीर के सीरियस चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। गुड मॉर्निंग कबीर जी। प्रिया अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, वेरी गुड मॉर्निंग डॉल। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट टेबल पर सजाया और सबको सर्व करने लगे। तभी कबीर की नज़र विमान की खाली चेयर पर पड़ी। विमान कहाँ है? क्या वो अभी तक सो रहा है? कबीर कड़क लहजे में बोला। प्रिया और दादी ने एक साथ एक दूसरे को देखा। तभी बाहर से विमान अंदर आने लगा। वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा ही रहा था कि कबीर की नज़र उस पर पड़ गई। कहाँ थे तुम पूरी रात? कबीर की आवाज़ में गुस्सा भरा था। विमान के कदम और सांसें दोनों ठहर गए। कबीर ने उसके पहने कपड़ों को देखा और फिर उसके चेहरे को, जो बता रहा था कि वो अभी अभी ही उठा है। हम जल्दी से तैयार हो, नीचे आओ और ब्रेकफास्ट करो। जी भाई, कहते हुए विमान दादी और प्रिया पर एक नज़र डालता हुआ ऊपर चला गया। कुछ ही देर में वो नीचे आया और सबको ज्वाइन किया। कबीर ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? विमान ने अपने गाल पर हाथ रखा और बोला, भाई कल बाहर गार्डन में ही सो गया था तो मच्छर की वजह से गाल को खरोच लिया। हम आगे से इस तरह बाहर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रख रखा था क्योंकि उससे की हंसी मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। विमान का इस तरह सिंसियर रूप उसे हजम ही नहीं हो रहा था। विमान ने एक टेढ़ी नज़र उस पर डाली और उसे इस तरह घुट-घुट कर हंसता देख उसे घूरने लगा। ओ मेरा प्याला टेडू। प्रिया मन ही मन उस पर दया खाते हुए बोली। उसके आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और उसके गालों पर निशान देख उसे उस पर बड़ा तरस आ रहा था। अभी सब अपना ब्रेकफास्ट करने में व्यस्त ही थे कि कबीर का फ़ोन बजा। कॉलर आईडी पर नाम देख कबीर ने फ़ोन रिसीव किया। सामने वाले की बात सुन कबीर की नज़र प्रिया की ओर उठ गई। मैं आ रहा हूँ, यह कहे कबीर ने फ़ोन रखा। किसका फ़ोन था बेटा? रजत का फ़ोन था। मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अच्छा। कबीर ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और प्रिया को एक नज़र देख दादी से इजाज़त ले ऑफिस के लिए निकल गया। कबीर के जाते ही प्रिया ने एकदम से विमान को गर्दन से पकड़ा और उसके गाल पर 2-3 किस चिपका दी। हट हट बदबूदार, मेरे गाल खराब कर दिए। विमान अपने गाल हाथ से साफ करते हुए मुंह बिगाड़ बोला, मेरा प्यारा टेडू। प्रिया ने उसे अनसुना कर उसे एक और किस चिपका दी। दादी, इसे हटाओ। विमान उसके चेहरे और एक हाथ से दूर करता हुआ बोला। दादी हंस पड़ी। टेडू, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश तो होगी, उसे रात भर में मैंने झेला है, काला कलूटा साला। आखिर के शब्द विमान ने मन में कहे। टेडी, आज मांगो जो मांगना है, आज तुम्हारी हर विश पूरी करूँगी, प्रॉमिस। विमान की आंखें चमक उठी। उसने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान के साथ प्रिया के खुशी से चहकते चेहरे को देखा और बोला, पक्का? हाँ हाँ, पूरा पक्का। विमान के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। जिसे दादी ने देख लिया, वो विमान के मन की बात खुली किताब की तरह पढ़ सकती थी। विमान अपनी जगह से उठा और सीधा ऊपर चला गया। अरे क्या हुआ? कुछ मांगा ही नहीं? प्रिया उसे इस तरह बिना कुछ कहे जाते देख बोली। तभी कुछ देर बाद विमान अपने हाथ में एक पेन और पेपर लेके आया। ये ले, इस पर सिग्नेचर कर। हाँ, ये क्या है? प्रिया ने पेपर उठाया तो उसकी आंखें एक पल को बड़ी बड़ी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वनडे पार्टी आ प्रिया सक्सेना। पार्टी भी विमान कपूर का अपनी शर्त के मुताबिक हर कहाँ मानेगी। अगर पार्टी या इनकार करती है तो उसे हर्जाने के तौर पर 3 वक्त का खाना रोज बनाना पड़ेगा और वो पार्टी भी कहेगी। उसे बिना किसी नानुकुर के मानना होगा।
इसी तरह उसमें 2-3 और पॉइंट थे। मैं पार्टी ए पार्टी बी से ये वादा करती हूँ कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ा तो मैं सारी जिंदगी पार्टी बी की गुलाम बनकर रहूंगी। प्रिया ने आखिरी लाइन पढ़ी तो उसकी आंखें खटक गईं। मान को अपनी आंखें छोटी कर घूरा और उसे ऊपर से नीचे तक देख बोली, गुलाम, और तुम्हारी कभी शीशे में अपना मुंह ढंग से देखा है? तू सिग्नेचर कर रही है या नहीं? तूने पहले ही प्रॉमिस किया था तो मेरी यही विश है कि तू इस पर सिग्नेचर करे। हाँ, आया बड़ा, वैसे भी एक दिन की बात है। प्रिया ने मन ही मन कहा और सिग्नेचर कर दिए। विमान ने तो पहले ही सिग्नेचर कर दिए थे। उसने कॉन्ट्रैक्ट को जी भर कर निहारा और उस पेपर को सर्वेंट को देते हुए बोला, इसका लेमिनेशन करवा दो। ब्रेकफास्ट के बाद विमान और प्रिया ने अपना सक्सेना मैंसन की ओर कर लिया। दोनों गार्डन एरिया में पहुंचे और एक बड़े से पेड़ के सामने रुक गए। विमान ने आगे बढ़ उस पेड़ के बीचों बीच अपनी हथेली रखी तो वहाँ पेड़ के नीचे की जमीन का कुछ हिस्सा एक स्क्वायर शेप में बट गया और नीचे सीढ़ियाँ दिखने लगी। दोनों नीचे की ओर बढ़ गए और पीछे वो गेट अपने आप वापस बंद हो गया। नीचे का एरिया बेहद बड़ा था। पूरा जमीनी एरिया आर्टिफिशियल ग्रास से भरा, लेकिन दिखने में मानो कुदरती हो। प्रिया ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, एक बड़ी सी आकृति उसके ऊपर लिपट गई। प्रिया अचानक हुई हरकत पर संभल नहीं पाई और नीचे जमीन पर गिर गई। वो काली आकृति प्रिया के चेहरे को चाट रही थी, जिस पर प्रिया खिलखिलाकर हंस रही थी। किट्टू, रुको। काली आकृति एक ब्लैक जेगुआर है और प्रिया का पेट भी। किट्टू गुर्राया और प्रिया के गालों से अपने गाल रब करने लगा। मैंने तुम्हें इतना इतना सारा मिस किया। प्रिया अपने हाथों को फैला चहकते हुए बोली और उससे जी भर कर लाड करने लगी। मेहमान उबासी खा रहा था, मैं सो रहा हूँ। और हाँ, लंच में मेरे लिए मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, मीठे में अखरोट, काजू का हलवा, रसमलाई, खीर और हाँ, पूरी बनाना मत भूलना। क्या इतना सारा? प्रिया उसकी लिस्ट सुन हक्की बक्की रह गई। हाँ, सिर्फ कुछ ही तो डिश है। मुझे लंच से पहले मत उठाना और इस कलुए को मेरे पास भी मत भटकने देना। ये कहते हुए विमान ने अपना रुख एक गिलास डोर की ओर कर लिया और उसे पार करते ही वहां पूरी सुख सुविधा के साथ एक बड़ा सा रूम था, जहां 3 बेड, टेबल, 2 कंप्यूटर्स और कई सारी प्रिया, विमान, दादी और उस जेगुआर की फोटो फ्रेम्स दीवार पर टंगी थी। वो बेसमेंट जितने भी एरिया में फैला था, उसकी दीवार मेंटल की धातु से कवर थी, सिवाय उस रूम को छोड़कर जो पूरी तरह कांच से बना हुआ था। किट्टू, टेडी बहुत बुरा है। प्रिया अपना मुंह लटका बोली। उस जेगुआर ने अपनी आंखें कठोर की और विमान की ओर बढ़ गया। तभी प्रिया ने उसे पकड़ा और बोली, नहीं, गंदी बात, गुस्सा नहीं करते, और वैसे भी आज मैंने उससे प्रॉमिस किया है। किट्टू फिर विमान को अपनी खौफनाक पीली आंखों से घूरता हुआ प्रिया की गोद में अपना सर रख दिया। प्रिया उससे ढेर सारी बातें कर रही थी, जिस पर वो जेगुआर कुछ कुछ गुर्रा रहा था। दूसरी ओर कबीर एक लैब में बैठा था। उसके सामने रखे लैपटॉप पर एक वीडियो शो हो रहा था, जिसे कबीर बेहद ध्यान से देख और सुन रहा था। कुछ ही देर में वीडियो खत्म हो गई। कबीर की आंखों में कठोरता भर गई। उसके सामने डेनियल बैठा था और साइड में रॉकी। कबीर ने अपनी भावहीन आंखों को उठा डेनियल की ओर देखा, जो चेहरे पर एक चमक लिए बैठा था। उसका एटीट्यूड, कबीर के गले से निकले शब्द, डेनियल के चेहरे का रंग उड़ा गया। बॉस, इसका कोई एटीट्यूड नहीं है। कबीर की आवाज़ गहरी हो गई। डेनियल बैठे बैठे ही काँप गया। वाह बॉस, मुझे वह वक्त चाहिए, बस कुछ दिन, उसके बाद शायद शायद कबीर ने उसे अपनी खौफनाक आवाज़ में टोका। ना, नहीं, मैं रिजल्ट दूंगा। हाँ, जिस जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मंगवाओ, लेकिन ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना वक्त है? अगर उस वक्त में अपना काम पूरा नहीं किया तो
कबीर ने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। हाँ हाँ बॉस, समझ गया। डेनियल खड़ा होते हुए बोला, क्योंकि कबीर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। कबीर और रॉकी कुछ ही देर में वहां से निकल गए। पीछे डेनियल ने एक गहरी सांस छोड़ी। मेरे पास बस 2 महीने हैं। अगर मैं कामयाब ना हो पाया तो। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। कबीर अपनी कार को सिगरेट के धुएं से भर रहा था। उसके भावहीन चेहरे पर इस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में उसे कुछ परेशान कर रहा था। बॉस, अगर डेनियल कामयाब नहीं हो पाया तो उसे होना होगा। कबीर की आवाज़ रॉकी को मौन कर गई। बॉस, हमें अब कहाँ जाना है? कबीर के भावहीन चेहरे पर कुछ खूबसूरत रंग उखड़े और बोला, घर चलो। जी बॉस। कबीर ने जैसे ही अपने कदम घर के अंदर रखे, उसके नाक में बेहद लजीज खाने की खुशबू पहुंची। कबीर को वो खुशबू इतनी भा रही थी कि उसे जल्दी ही भूख महसूस होने लगी। दादी की नज़र जब कबीर पर पड़ी तो हैरानी से बोली, क्या बात है? आज मेरा पोता अपने ऑफिस से इतना जल्दी घर लौट आया। आज सूरज कहीं उल्टी दिशा से तो नहीं उग गया? कबीर दादी के पास बैठा और मुस्कुराकर बोला, नहीं दादी, सूरज अपनी सही दिशा से ही उगा है। हम वैसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। आज तुम्हारी डॉल खाना बना रही है, खुशबू तो आनी ही है। दादी उसे देख मुस्कुरा कर बोली, क्या डॉल? कबीर की भौहें सिकुड़ गई। कबीर अपनी जगह से उठा और सीधा किचन की ओर चला गया। इसे अचानक क्या हुआ? इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करने को कहा था और एक किचन में है। कबीर गुस्से और चिंता से बड़बड़ाता हुआ किचन में पहुंच गया, जहां उसकी डॉल एम्प्रेन पहने खाना बनाने में मग्न थी। डॉल, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था ना। कबीर की आवाज़ सुन प्रिया जैसे ही पीछे मुड़ी, कबीर एकदम शांत सा रह गया। उसकी नज़रें बस प्रिया के चेहरे पर टिक गई। पसीने की वजह से कानों के पास चिपकी उसकी जुल्फें, गाल पर लगा आटा और होठों के बीच दबाई स्ट्रॉबेरी उसे बेहद हसीन बना रही थी। प्रिया ने जैसे ही अपने मुंह में रखी स्ट्रॉबेरी को निगला, कबीर के गले में भी हरकत हुई। कबीर जी आप? फिर होठों पर मुस्कान सजाते हुए बोली, वेलकम बैक। आप आज जल्दी आए। प्रिया की सुरीली आवाज़ कबीर को होश में लाई और अपनी नजरें प्रिया के होठों से हटाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं आज जल्दी आ गया। तभी कबीर को एक बार फिर अपने यहाँ आने की वजह याद आई। डॉल, तुम किचन में क्या कर रही हो? छोड़ो इसे और रेस्ट करो। कबीर ने उसका हाथ पकड़ चिंता से कहा, जिस पर प्रिया उसके हाथ पर हाथ रख बोली, कबीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा बुखार भी ठीक हो चुका है। और वैसे भी अब बस एक खीर ही बची है, ये बना लो, फिर खाना पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सब करने की कहाँ जरूरत है? घर में बहुत नौकर हैं। तुम्हें जो खाना है उनसे कहकर बनवा लेती। अरे सुनिए ना, आज मेरा मन था और वैसे भी यूं ही बोर हो रही थी, तो सोचा खाना ही बना लो। मैं बोर नहीं हो रही थी कबीर जी, उस मोटे ने मुझे यहाँ पटक दिया। काश मैं आपको अपना दुख बता पाती। प्रिया मन ही मन जोर जोर से विमान को कोसते हुए रो रही थी। वो पिछले 3 घंटों से यहाँ लगी थी। हम ठीक है, एक ही सर्वेंट बना देंगे, तुम चलो यहाँ से। कबीर एक बार फिर बोला, ना ना, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना। प्रिया अपना क्यूट सा जाल फेंकती हुए बोली, अच्छा ठीक है बनाओ। कबीर ने हार मान ली, थैंक यू। प्रिया ने एक गिलास में पानी डाला और कबीर को पकड़ाते हुए बोली, ए लीजिए पानी। कबीर ने मुस्कुराकर गिलास लिया और पानी पीने लगा। प्रिया ने स्ट्रॉबेरी उठाई और बोली, आप भी चेंज कर लीजिए, तब तक खाना भी बन जाएगा। कबीर ने अपना सर हाँ में हिलाया, पर वो वहां से हिला नहीं, क्योंकि उसकी नजरें और पैर दोनों थम चुके थे। प्रिया स्ट्रॉबेरी खाते हुए अपनी खीर बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन कबीर ने अचानक से प्रिया के चेहरे को चीन से पकड़ ऊपर उठाया और उसके मुंह से स्ट्रॉबेरी चुरा ली। प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। कबीर होठों पर मुस्कान सजा प्रिया के होठों से अलग हुआ तो प्रिया भड़क उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को कबीर की ओर किया और बोली, आप बहुत गंदे हो। कल मेरा
रसगुल्ला भी खा लिया और आज स्ट्रॉबेरी भी। आप प्लेट में से क्यों नहीं खाते? मैं खाती हूँ तो आप मेरे मुंह का नवाला भी छीन लेते हो, मुझे खाने ही नहीं देते। कबीर ने अपना अंगूठा प्रिया के हिलते होठों पर घुमा, अपने होठों के बीच रख उसे शक्करता हुआ बोला, पर ये ज्यादा मीठा लगता है। प्रिया बस कबीर की इस हरकत पर जम गई। उसके गालों पर गुलाबी रंगत ने अपना कब्जा जमा लिया। वो बस अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए बड़ी हुई धड़कनों के साथ कबीर को देख रही थी। तभी उसके गाल गुस्से से फूल गए और कबीर के बड़े से शरीर को अपने छोटे से शरीर की मदद से धक्का देते हुए बोली, आप बाहर जाओ। आप बहुत बदमाश हो, मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। अरे पर मैंने क्या किया? कबीर उसे इतना मशक्कत करता देख आगे बढ़ता हुआ बोला। प्रिया ने उसे किचन के बाहर खड़ा किया और बोली, आप अब अंदर मत आना, वरना आज आपको कोई लंच नहीं मिलेगा। प्रिया अपना मुंह फुला कबीर पर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। तभी कबीर ने उसके फूले गालों पर हल्का सा बाइट किया और हंसते हुए तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। रिया ने सर्वेंट की मदद के साथ डाइनिंग टेबल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ तरह तरह की डिशेस के साथ सजा दिया। सेंटर में सैलेड की बड़ी सी प्लेट और उसके साइड में बनाई गई सभी डिशेस को रख दिया। दादी उसे काम करते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। मेरी प्यारी सी बहू हर काम से निपुण है। दादी ने उसकी बधाइयाँ ली और बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लग जाए। इधर प्रिया ने एक सर्वेंट से पूछा, दीदू यहाँ सभी फीमेल सर्वेंट ही क्यों हैं? बाकी के लोग कहाँ हैं? पीहू, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। हम इन मेल सर्वेंट को हटाने वाला हमारा झलकड़ा कबीर ही था, क्योंकि जिस दिन उसने प्रिया को किसी मेल सर्वेंट के साथ हंसते खिलखिलाते बातें करते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने उसी दिन घर में बाहरी किसी भी मर्द को महल में नहीं टिकने दिया। यहाँ तक कि अगर अब प्रिया बाहर गार्डन में भी होती थी तो कोई भी गार्ड उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि उनके कुछ साथी बुरी मौत मर चुके थे जिस दिन उन्होंने प्रिया को पानी के साथ खेलते हुए देखा था। प्रिया को फॉलो करने वाले आधे से ज्यादा फीमेल गार्ड थी जो कि उस पर करीब से नजर रखती हैं। प्रिया अभी काम करने में मगन थी कि उसे किसी की जोर से आवाज सुनाई दी, मेरी क्यूटी पाई। यह बाली थी जिसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई। प्रिया के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ उमड़ आए। उसकी मोटी मोटी आंखें और बड़ी हो गई। उसने अपने काम करते हाथ रोके और भागकर बाली से लिपट गई। बाली ने भी उसे कसकर पकड़ा और उसे ले गोल गोल घुमाने लगी। क्यूटी क्यूटी, आई मिस यू आ लॉट यार, मैंने भी आपको बहुत सारा मिस किया दीदू। दोनों इतनी खुश थी मानो बरसों बाद मिल रही हो, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे कबीर की आभा भयानक हो उठी और हद तो तब हो गई जब उसने बाली को प्रिया के गालों पर किस करते देखा। अभी दोनों अपने में मस्त ही थी कि बाली को लगा उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हो रही है। उसने अपने ऊपर घूरती नजरों का पीछा किया तो कबीर की गुस्से और जलन से भरी आंखें देख अंदर तक कांप गई। ए भाई, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं आकाश भाई की बात सच तो नहीं? बाली ने अपना थूक गटक लिया। दीदू दीदू क्या हुआ? प्रिया उसे इस तरह घूम देख बोली, कुछ नहीं। बाली ने फिर कुछ सोच अपना दिमाग झटक लिया। हेलो भाई, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। कबीर की खड़ूस और गुस्से भरी ट्यून सुन बाली ने अपना मुंह फुला लिया। जल कुकड़े कहेंगे, कितना भी घूर लो, मैं तो नहीं डरने वाली। बाली मन ही मन बोली और कबीर के गुस्से को इग्नोर कर एक बार फिर प्रिया के साथ मगन हो गई। ओ मेरी प्यारी दादी, आप कैसी हैं? बाली दादी के पैर छू उनके गले लग बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटे, और हमेशा खुश रहो। वाह क्या खुशबू है! बाली के नाक में जैसे ही लजीज खाने की खुशबू गई उसे जोरों की भूख लग गई। क्या बात है दादी, आपके घर के सेब तो कमाल के हैं। मन तो कर रहा है आपसे एक्सचेंज कर लूं। प्लीज दादी, मुझे वो सेब दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो सेब तो तुम्हारे पास ही बैठी है, ले जाओ इसे।
बाली ने प्रिया की ओर देखा, जो अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी थी। ओह यार, तुम कितनी टैलेंटेड हो। बाली ने उसको साइड हग कर लिया। दादी, अब मैं तो इसे सच में लेकर जाने वाली हूँ। आपको जितना लाड डुलार करना है कर लीजिए। इसके बाद तो इसे लेकर भाग जाऊंगी। बाली ने कहते कहते प्रिया के गालों पर जोर से किस कर दी। इधर बैठे कबीर के आसपास अदृश्य आग की लपटें भभक रही थी, जिसका सबूत कबीर की कसी हुई मुट्ठियाँ और उभरी हुई नसें थीं। बाली का बार बार प्रिया को चूमना उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। कबीर फट से अपनी जगह से उठ गया, जिसे देख तीनों उसे देखने लगी। कुछ ही देर में बाली और दादी के मुंह खुले रह गए। कबीर प्रिया के साइड आया और उसे अपनी गोद में उठा वापस अपनी सीट पर बैठे प्रिया को अपनी पास वाली चेयर पर बैठा दिया और गिलास ले कुछ छींटे प्रिया के दोनों गालों पर मारे और उन्हें पोंछ लिया। ये सिर्फ मेरी है, आगे से मेरी डॉल को छूने की हिम्मत भी मत करना। कबीर की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें धमकी कूट-कूट कर भरी थी। शांत भी इसलिए थी क्योंकि कबीर अपनी असल रौबदार आवाज़ से प्रिया को डरते हुए नहीं देखना चाहता। बाली और दादी ने अपने मुंह खुले बंद किए और प्रिया की ओर देखा, जो अपने गाल पर हाथ रखे टिमटिमाती मासूम सी आंखों से बारी बारी सबको देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ तो क्या हुआ। पास में खड़ी सर्वेंट का तो हैरानी से मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। बाली कबीर की आवाज़ से डर चुकी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फुला लिया। दादी कबीर की हरकत पर उसे ही गौर से देख रही थी, जहां उसकी आंखों में बस प्रिया के लिए ना नापने वाली पॉजिटिवनेस भरी थी। अपने उम्र के तजुर्बे से उन्हें यह तो पता लग चुका था कि कबीर प्रिया से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी पॉजिटिवनेस को देख दिल में एक बेचैनी सी घर कर रही थी। इस वक्त वहां चुप्पी थी, तभी विमान की चहकती आवाज उनके कानों में पड़ी। मुझे बड़ी भूख लगी है, कहाँ है मेरा खाना? अरे बाली दी, आप कब आए? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई छोटू, और तुम कहाँ थे? मैं तो बस यही बाहर गया था, विमान चेयर पर बैठते हुए बोला। दादी के ऑर्डर पर सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया। कुछ ही देर में प्रिया के ऊपर तारीफों की बारिश शुरू हो गई। प्रिया ने सबको मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और बोली, बाली दी, अगर आपको और कुछ खाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यूटी पाई, अब तो मैं तुम्हारे हाथ से बने खाने के लिए 7 समुंदर पार करके भी आ जाऊंगी। मेहमान ने बुरी तरह घूर कर प्रिया को देखा और बोला, मैं तो तेरा सबसे पहले और बेस्ट बडी हूँ। मुझे तो ऐसा कभी नहीं बोला, कितनी मिन्नतें करता हूँ तब जाकर एक आध डिश बनाती है। तुम्हें कौन बोले, तुम्हें बोलकर मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लूँ। प्रिया उसे घूर कर देखते हुए बोली, चुड़ैल कहीं की। विमान बड़बड़ाया और खाने में मस्त हो गया। कबीर जी, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कबीर ने मुस्कुराकर प्रिया को देखा और मन ही मन एक शब्द बोला, तुम। बताइए ना। प्रिया उसे जवाब ना देता देख फिर बोली, मैं बताता हूँ, भाई को सबसे ज़्यादा अपना लैपटॉप और फाइल्स पसंद है। बस बदकिस्मती से वे उन्हें खा नहीं सकते। कहते हुए विमान हंस पड़ा और उसके पीछे बाली और दादी भी। कबीर ने घूरकर विमान को देखा तो उसने अपने दांत दिखा दिए। डैडी के बच्चे, तुम चुप रहो। प्रिया उसे घूर कर देख गुस्से से बोली, कबीर जी आप बताइए, अगली बार ना मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी और इस डैडी को एक टुकड़ा भी नहीं खिलाऊंगी। कबीर ने उसे प्यार से देखा और अपनी पसंद बताने के लिए मुंह खोला तो कुछ था ही नहीं। उसके पास बचपन में महज 9 साल का था जब उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। बीच सड़क पर उन्हें कुछ माफियाज ने अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। नन्हा सा कबीर रोता रहा, बिलखता रहा, अपने मामा पापा के खून से भीगे जिस्म से लिपटा उन्हें बार बार उठने को कहता। कहा, लोगों के पास जा, अपने नन्हे हाथ जोड़ उनसे विनती करता, रोता बिलखता, बार बार मदद की गुहार करता रहा कि मेरे मम्मा पापा को हॉस्पिटल ले चलो, भी मर जाएंगे। लेकिन किसने उसकी मदद नहीं की, बस तमाशा देखते रहे। उस वाक़ये के बाद कबीर के दिल और दिमाग में बस
बदले की आग भर गई। दया क्या होती है उस शब्द का अर्थ भूल गया। महज छोटी सी उम्र में खुद को इतना सख्त और म्यूचर बना लिया कि हर धुरंधर उसके आगे फैल था। भगवान का करिश्मा था या कुछ और। कबीर का दिमाग बेहद तेज था। छोटी सी उम्र में उसने अपने पिता की बागडोर को अपने हाथ में ले ली। रातों की नींदों तक को खुद से दूर कर दिया, क्योंकि एक नन्हे से भाई की जिम्मेदारी सर पर जो थी। दिल्ली शहर में फैले अपने पिता के बिजनेस को बढ़ती उम्र के साथ बढ़ाते बढ़ाते कब खुद का बजट भूल गया पता ही नहीं चला। आज प्रिया ने खाने में पसंद पूछी तो जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि उसके खुद को बिजनेस में इस कदर डुबो दिया कि खाने को महज पेट की भूख शांत करने का जरिया बना लिया। स्वाद क्या है क्या नहीं महसूस ही नहीं किया। मौज मस्ती से दूर परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए वक्त नहीं था उसके पास, क्योंकि हर किसी की नज़र कबीर की जायदाद पर थी, जिसे मुट्ठी में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। लेकिन कबीर के रहते कुछ भी मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, कबीर का नन्हा और नाजुक सा दिल गुस्से और बदले की आग में पत्थर सा बनकर रह गया। लोग को छोड़ सब उसके लिए कीड़े मकोड़ों मकोड़ों के समान हो गए, जिसे वो आज अपने पैरों तले कुचलता था। हंसना मुस्कुराना खुश रहना क्या होता भूल चुका था। ने से भाई विमान की जरूरतें, उसकी खुशियाँ और दादी का ख्याल रखने में खुद को धीरे धीरे भूल गया। बदले की आग ऐसी थी कि कबीर का रुख काली दुनिया की ओर हो गया, और धीरे धीरे आज वो बिजनेस की दुनिया के सिंहासन पर बैठा तो था ही, लेकिन काली दुनिया की ताकत भी उसने अपनी मुट्ठी में कर ली। दुनिया में एक कहावत बड़ी चलती है कि पैसा और पावर रेगिस्तान की मिट्टी की तरह होती है, जो कभी मुट्ठी में कैद नहीं हो सकती। लेकिन कबीर ने उस कहावत को ही उल्टा कर दिया। आज उसके पास पैसा पावर इतना था कि लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान को कामयाबी खुद ब खुद चूमती है। और यहाँ तो कबीर 70 सालों से मेहनत करता आ रहा था, तो कामयाबी तो उसके कदम चूमेगी ही। और मुझे यह खीर पसंद है। कबीर अपनी थाली में परोसी खीर को देख बोला, क्या सच्ची? मुझे भी खीर बहुत पसंद है। हमारी पसंद तो सेम टू सेम है। प्रिया कबीर की बात सुन चहकती हुई बोली, जिस पर सभी मुस्कुरा उठे। प्रिया की वो मासूम सी मुस्कान एक नन्हे से बच्चे की तरह थी, जिसे देख पाषाण भी पिघलता था। सभी प्रिया के मुस्कुराते चेहरे को देख मुस्कुरा रहे थे। हंसी खुशी सभी अपना लंच करने लगे। तभी वाली ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए दादी की ओर देखकर बोली, दादी मैं आज क्यूटी के साथ घूमना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं इसे अपने साथ बाहर ले जाऊँ? बाली की बात सुन प्रिया के चेहरे पर ना बयां कर देने वाली खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन दादी के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने अपनी नज़रों का रुख विमान की ओर किया तो उसने अपनी पलकें झपका दी, जिस पर दादी ने बाली से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन घर जल्दी लौट आना। थैंक यू दादी, हम घर जल्दी लौट आएंगे। क्यूटी पाई, आज हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बाली खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ दीदू। प्रिया इस वक्त बेहद खुश थी और साथ में एक्साइटेड भी। मैं भी चलूँगा, आप दोनों अकेले अकेले जाने की सोचना भी मत। हाँ हाँ जरूर छोटू, वैसे भी मेरे पास 3 टिकट्स हैं। पहले मैं और क्यूटी ढेर शॉपिंग करेंगे, फिर हम सब आयुष्मेंट पार्क चलेंगे। बाली अपने हाथ में लहराते 3 टिकट्स को दिखाते हुए बोली। कबीर सबको प्लानिंग करते देख कुढ़ रहा था। आज आखिर वो अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर प्रिया के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन बाली नाम के गिरहन ने सब बिगाड़ दिया। इस वक्त वो चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन प्रिया का खुशी से दमकता चेहरा उससे छिप ना सका, इसलिए उसने अपनी इच्छा को उसी वक्त दबा दिया। प्रिया ने 3 टिकट्स की ओर देखा और मन ही मन बोली, ये तो सिर्फ 3 ही है। प्रिया ने फिर कबीर की ओर देखा और बोली, कबीर जी आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे। कबीर की आंखें चमक उठी। जहाँ वो अभी तक उदास था,
प्रिया की बात सुन बेहद खुश हो गया। हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगा। बाली की आंखें बाहर आ गईं। उसने कंफर्म करने के लिए फिर पूछा, भाई आप हमारे साथ चलेंगे? कबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ मैं चलूँगा। बाली ने अपनी बाहर पड़ी आंखों को उठाया और फिर से आंखों में फिट कर मन ही मन बोली, क्या बात है क्यूटी पाई, आखिर तुमने ऐसा भी क्या जादू कर दिया भाई पर। सभी ने अपना लंच खत्म किया और अपने अपने कमरों में रेडी होने चले गए। बाली प्रिया की कबर्ड को खंगाल रही थी जहाँ सिर्फ फ्रॉक्स पड़ी थी। एक क्या क्यूटी, तुम्हारे पास तो बस फ्रॉक्स ही हैं, क्या तुम और कुछ नहीं पहनती? प्रिया ने अपनी मासूम आंखों को हैरानी से बड़ा बड़ा कर बेड को और उसके पास पास की जगह को देखा तो वहाँ बाली ने उसके सारे कपड़े बाहर निकाल दिए थे। हाँ दीदी, मेरे पास फ्रॉक्स ही हैं, क्या ये अच्छी नहीं है? अच्छी तो है यार, पर कुछ नया भी तो ट्राई करना चाहिए क्या? तुमने जीन्स टॉप वगैरह कुछ नहीं पहना? प्रिया ने मासूमियत से अपना सर ना में हिला दिया, क्योंकि आज तक दादी ही उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करती थी और उसकी कबर्ड में भर देती थी। प्रिया ने एक बार पहनी ड्रेस को भी कभी दोबारा नहीं पहना था और कभी शॉपिंग पर विमान के साथ जाती तो उसका दिमाग कभी कभी रुमाल जैसे कपड़ों को देख घूम जाता और अगर कुछ पसंद आता तो वो बस नई नई डिजाइन्स की फ्रॉक ही होती थी। बाली ने कुछ सोचा और एक रेड कलर की फ्रॉक प्रिया को देते हुए बोली, चलो अभी तो तुम यह पहनो, फिर मैं तुम्हारा गेटअप चेंज करती हूँ। प्रिया ने वो ड्रेस ली और उसे पहन तैयार हो गई। प्रिया के गोरे जिस्म पर लाल और काला रंग बहुत अच्छा लगता था। बाली फिर उसके बाल बनाने लगी। एक प्यारा सा बनाया और आगे की और दो लटें निकाल दी। रेडी, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। प्रिया ने मिरर में देखा और अपने सामने दिख रही दो लटों को अपने हाथ में पकड़ बाली को देख मासूमियत से बोली, दीदू ये बाल को पीछे रह गए। अरे फैशन है, मैंने जानबूझकर निकाले हैं। अच्छा। प्रिया मन ही मन अपने आगे की दो लटों को पकड़ झुलाते हुए बोली, ये कैसा फैशन है, इसे तो मुझे बार बार पीछे करना पड़ेगा। बाली दीदी को ना भी कैसे बोलूं, उन्होंने कितने प्यार से बाल बनाए। चल अब थोड़ा सा मेकअप करते हैं। बाली ने काजल लिया और प्रिया की हिन्नी सी खूबसूरत आंखों को और खूबसूरत बना दिया। उसने फिर इधर उधर मुस्कराया वगैरह बूढ़ा, पर उसे सिवाय लोशन की बोतल्स के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ तो बस काजल और लोशन ही है। हाँ आपको कुछ और भी चाहिए क्या दीदू? बाली ने प्रिया के मासूम से मुखड़े को देखा और मन ही मन बोली, इसे भला मेकअप की कहाँ ज़रूरत, फिर भी लड़कियों का पहला प्यार उनका मेकअप किट होता है। क्या क्यूटी के पास वो नहीं है? क्यूटी, क्या तुम्हारे पास मेकअप किट या कुछ और नहीं है, जैसे मस्करा, टोनर, मॉइस्चराइज़र वगैरह? प्रिया ने अपना सर खुजाया और मन ही मन बोली, ये क्या होता है? फिर बाली की ओर देख मासूमियत से अपने हाथ का इशारा ड्रेसिंग टेबल की ओर करते हुए बोली, दीदी इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं, अगर यहाँ पर हो तो आप देख लीजिए। बाली उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख समझ गई कि प्रिया ने आज तक इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। यार क्यूटू, तुम इतनी मासूम कैसे रह गई? बाली को इस वक्त उसके कंफ्यूज से छोटे से चेहरे को देख बड़ा प्यार आ रहा था। प्रिया आज तक सिर्फ और सिर्फ विमान के साथ रही थी और वो भी घर की चार दीवारी में कैद। प्रिया एक नन्ही सी चिड़िया की तरह संगमरमर के पिंजड़े में कैद थी। उसे उस पिंजड़े से निकले बस 3 महीने ही हुए थे जब उसका एडमिशन कॉलेज में करवाया गया। मेहमान ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया था, तब जाकर देव सक्सेना ने उसकी बात मानी और प्रिया को बाहर जाने की परमिशन दी। लेकिन वो भी कहाँ कहाँ तक, बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। उसकी क्लास से लेकर कैंटीन तक अलग सीट थी जहाँ उसके पास सिवाय विमान के अलावा किसी का भी पास आना अलाउड नहीं था। आज तक जिसने भी कोशिश की सब के सब उसी वक्त कॉलेज से निकाल दिए गए थे। उसके बाद किसी ने भी प्रिया के पास भटकने तक की कोशिश नहीं की। अगर कॉलेज के सिवा प्रिया को कहीं जाने की अनुमति थी तो वो भी विमान के साथ, और साथ में एक कड़ी
कपूर के गार्ड की पहरेदारी के साथ। ऐसा नहीं था कि देव सक्सेना के पास गार्ड नहीं थे, लेकिन कपूर फैमिली के गार्ड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। कबीर के गार्ड की फौज का हर एक मेंबर एक मानव हथियार की तरह था। उनकी सेफ्टी के लिए भी कबीर ने एक ऐसा सूट बनवा रखा था जो कि किसी भी गोली को झेल सके, जिसकी कीमत पर सूट की 28 करोड़ के ऊपर थी। दादी ने कबीर से गार्ड ले प्रिया की सेफ्टी के लिए लगाए थे। कबीर को उस वक्त इतना पता था कि दादी ने किसी लड़की की सेफ्टी के लिए गार्ड की मांग की है, जिस पर उसने उस वक्त प्रिया को जानने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। प्रिया के ऊपर मेहमान की संगति का असर था, जहां उसे आधे से ज्यादा बस खेलने कूदने में ही मजा आता था। लड़कियों वाले शौक उसके आसपास भी नहीं थे, लेकिन घर में दादी थी तो उसे लड़कियों वाले कपड़े पहना देती थी। कई बार तो वो बेईमान जैसे कपड़े पहनने को भी जिद करती, जिस पर दादी मना कर देती कि लड़कियां लड़कों वाले कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि बेईमान के साथ रह रह कर प्रिया भी उसके जैसे ही शैतान हो गई। जिस पर दादी अपनी प्यारी सी पोती को पूरी तरह तो बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं देखना चाहती थी। बाहरी दुनिया में रह रहा बेईमान वक्त के साथ अपने आप मैच्योर होता गया, लेकिन हमारी प्रिया मासूम रह गई। आज प्रिया से प्यार करने वाला हर शख्स दो चेहरे के साथ था। प्रिया के सामने उसके जैसा ही मासूम और प्यारा, लेकिन अगर प्रिया पर कोई आ छा जाए, दो अलग अलग और एक ना दया कर देने वाला भयानक रूप था। बाली ने फिर प्रिया के कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहनाए और हाथ में वॉच के साथ उसे तैयार कर नीचे ले आई। नीचे कबीर हमेशा की तरह अपनी ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर खड़ा था, लेकिन उसका यह लुक लड़कियों के दिल को घायल करने के लिए काफी था। और इधर विमान फुल ड्रेसिंग रूम में खड़ा सेल्फियां ले रहा था। कबीर की नज़र बराबर एंट्रेंस की ओर थी, जहां से उसकी डॉल अब तक नहीं आई थी। तभी प्रिया बाली के साथ बाहर आई, जिस पर कबीर तड़पती आंखों को सुकून मिला, और साथ में उसके प्यारे से रूप को देख धड़कनें भी बगावत पर उतर आई। मेहमान को सेल्फी लेता देख प्रिया भी उसके पास आ खड़ी हो गई और बोली, मैं भी। मेहमान उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिस पर प्रिया अपनी फ्रॉक को लहराती हुई बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह ओह। मेहमान अपना मुंह बिगाड़ उल्टी करने जैसे नाटक करने लगा। इतनी इतनी बकवास लग रही है कि मुझे उल्टी होने वाली है। दूर दूर रहे मुझसे। मुझे मेरी गैलरी खराब नहीं करनी। प्रिया का गुस्से से मुंह फूल गया और उसे मारते हुए बोली, कभी मेरी तारीफ कर सकते हो? प्रिया कबीर को देख उंगली से अपनी ओर इशारा कर बोली, कबीर जी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? कबीर ने उसके प्यारे से चेहरे को जी भर कर निहारा और बोला, हाँ, बेहद प्यारी लग रही हो। प्रिया खुश हो गई और बोली, मुझे आज बाली दीदू ने तैयार किया है, देखिए एबन कितना प्यारा है। प्रिया कबीर के पास हाँ, अपना बन दिखाते हुए बोली। कबीर उसके खुशी से दमकते चेहरे को देख मुस्कुरा कर हामी भरने लगा। बाली कबीर को अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देख रही थी। मैंने भाई को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। क्यूटी के साथ कितना खुश रहते हैं। भाई ये बहुत बातें करती है, कुछ ही देर में आप पक जाओगे। प्रिया ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। मोटे में अब सच्ची में तुम्हारा कुटाई कर दूंगी। कभी जी मैं ज्यादा बातें नहीं करती ना? हाँ डॉल। मेहमान इसे परेशान करना बंद करो। प्रिया ने उसे चुप देख जीभ दिखा चिढ़ाया। अब यही महाभारत शुरू करनी है क्या? चलो। बाली दोनों को रोकते हुए बोली, जिस पर सभी ने अपना रुख पास खड़ी लिमोसाइन कार की ओर किया और उसमें बैठ गए। फिर की लिमोसिन कार का इनर इंटीरियर बेहद शानदार था। ब्लैक सोफा सीट्स जो बहुत आरामदायक थी, ऊपर से वाइट लाइट से पूरा इंटीरियर चमक रहा था। प्रिया अपनी टिमटिमाती आंखों को बढ़ाकर चारों ओर देखते हुए बोली, वाओ, कितना खूबसूरत है कबीर जी, आपकी चॉइस तो बेहद प्यारी है। हाँ सच में। बाली ने भी प्रिया का साथ दिया। प्रिया के मुंह से अपनी तारीफ सुन कबीर का दिल खुशी से हिलोले मारने लगा। दीदू चलो सेल्फी लेते हैं, कहते हुए प्रिया ने अपना फोन निकाला और आड़े टेढ़े क्यूट क्यूट
फेसेस बना फोटो खींचने लगी। कबीर का दिल अपनी डॉल के तरह तरह के पोजेस पर रफ्तार से ढरक रहा था। वो बड़े प्यार से प्रिया के खूबसूरत से चेहरे को निहार रहा था। कबीर कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी नज़रें प्रिया से हटती ही नहीं थी। मैं तुम्हें किसी दिन खा जाऊंगा डॉल। कबीर एक गहरी सांस ले मन ही मन बोला, क्योंकि प्रिया के होठों से बाहर निकली गुलाबी जीभ उसके दबे हुए अरमानों को जगा रहे थे। प्रिया को अपने ऊपर जब दो जोड़ी नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने नज़र उठाई तो सीधा कबीर की नीली आंखों से जा मिली। कबीर जो पहले ही उसे निहार रहा था, प्रिया की नज़रें उठते ही उसने अपनी कातिल नज़रों का जादू प्रिया पर कर दिया, जिससे प्रिया कबीर की समुद्र से गहरी आंखों में खोकर रह गई। प्रिया को इस तरह खोए देख कबीर के होठों पर एक दिलकश मुस्कान ठहर गई, जिस पर प्रिया को अपना दिल घायल होता हुआ महसूस हुआ। प्रिया चाहकर भी अपनी आंखें कबीर के हैंडसम से चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी। काली जुल्फों के बीच झांकती कबीर की नीली आंखें और उसकी कत्ल कर देने वाली स्माइल प्रिया के मासूम दिल को नादानी पर उतार रही थी। तभी किसी जम पर प्रिया को एकदम से होश आया और कबीर को रॉकी पर गुस्सा आया। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की और जोर से अपना सर हिलाया। बाली जो कब से दोनों को देख रही थी वो मुस्कुरा उठी। क्या हुआ क्यूटी पाई? प्रिया ने मासूम नजरों से बाली को देखा और अपने दिल वाली जगह पर हाथ बोली, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई दीदू। बाली उसके मासूम से चेहरे को देख मुस्कुरा उठी और कबीर की ओर देखा, जिस पर कबीर उसके एक्सप्रेशन देख जीप गया। विमान जो अपने फ़ोन में लगा था, प्रिया की बात सुन मजाकिया लहजे में बोला, क्या हुआ, तेरी हार्ट बीट को आयुष्मान पार्क जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्या? अरे हाँ दीदू, हम आयुष्मान पार्क शॉपिंग से पहले चलते हैं ना? प्रिया एकदम से बोली, नहीं क्यूट, पहले शॉपिंग करेंगे फिर हम मज़े से बाहर राइडर्स का मज़ा लेंगे। उसके बाद वो बाली अपनी सारी प्लानिंग प्रिया को बताने लगी, जिस पर प्रिया बड़े गौर से सुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट कूट कूट कर भरी थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।